नमस्कार दोस्तों, पीआईबी प्लस न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे जुलाई के दूसरे वीक के करंट अफेयर्स, और इसमें पीआईबी के अलावे अदर न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स रहेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मिशन परिवार विकास। तो इसको शुरू किया गया था, जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है, उसी दिन इसकी शुरुआत की गई थी। और फिर इस अवसर पे क्या हुआ था कि इसके अंतर्गत 146 मतलब कि जो राज्य हैं जिनके 146 प्रजनन दर है उसको उनके जिलों को लिया जाएगा, 146 जिलों को लिया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। और फिर वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे इस मिशन के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा देने के लिए के संदर्भ में कार्य करेंगे। तो इसमें रहेगा जैसे कि विभिन्न तरह की सेवाओं की पूर्ति की जाएगी। और फिर ये जो चलाया जा रहा है विकास मिशन परिवार विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जा रहा है। और उनको जैसे कि जनसंख्या स्थिरीकरण हो, इसके लिए विभिन्न तरह के प्रोत्साहन दिए जाएंगे, विभिन्न तरह की योजनाएं दी जाएंगी, सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक, तो इस मिशन के तहत ये कार्य किया जाएगा। तो ये हम लोग को याद रखना है कि मिशन परिवार विकास क्या है। तो ये जैसे कि जिस राज्य हैं 7 राज्य हैं तो उनके प्रजनन दर है काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके 146 ज़िले शामिल किए गए हैं इसके अंतर्गत, ताकि इसका जो मुख्य लक्ष्य है जनसंख्या को मतलब कि एक सीमित स्तर तक लाना, ताकि जो जनसंख्या दर तेज़ी से वृद्धि हो रही है उसमें कमी लाई जा सके। तो इसके लिए ये इसको स्थापित किया गया है। और इस स्तर पे जनसंख्या स्थिरता कोष भी स्थापित किया जाएगा। तो ये रहा हमारा मिशन परिवार विकास। अब हम लोग देख रहे हैं कि वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी गई कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा। तो ये जो है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है अर्थात मनीला में जो स्थापित है, उसी के प्रयासों से मतलब कि उसके और फिर हमारे कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग है उसके जो समझौते के परिणाम स्वरूप वहाँ पे स्थापित किया जाएगा ये वाराणसी में। और वाराणसी में जो केंद्र है यहाँ पे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है अर्थात NSRTC नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे है। तो वहाँ के परिसर में इसको स्थापित किया जाएगा, ताकि जो है चावल से संबंधित जो भी अनुसंधान हो उसको बढ़ावा दिया जा सके। और इस जैसे कि जो स्थापित किया जाएगा यहाँ पे उस केंद्र का नाम होगा, उस केंद्र का नाम साउथ एशिया रीजनल सेंटर अर्थात ISARC इसका नाम रखा जाएगा। तो ये हम लोग को याद रखना है कि यह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो ये हमारे वाराणसी में, और वाराणसी में केंद्र कौन सा है, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर NSRTC में यह स्थापित किया जाएगा। ठीक, और ये हम लोग और देख लें, इससे पहले ये देख लें जैसे कि ISARC हम लोग देखिए इस नाम से यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये अपने तरह का एक जो भारत में स्थापित पहला महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्थान है। और फिर इससे क्या होगा कि जैसे कि भारत में जो चावल की किस्में हैं उनके विकास में प्रोत्साहन मिलेगा और नए नए उसमें शोध हो सकते हैं। और प्लस जो जैसे कि धान की पैदावार है उसमें भी पोषक तत्व जैसे कि अच्छे किस्म अगर आएंगे तो उसकी पोषकता या फिर पैदावार भी बढ़ने की काफ़ी हद तक मतलब कि उसमें मदद मिलेगी। ठीक, तो इसके लिए भी इसको स्थापित किया जा रहा है। और फिर मतलब कि यहाँ पे भी देख रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों के अगर यहाँ पे आसपास है वहाँ पर भी इसकी खेती में या फिर इसके चावल के वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा सकता है। ठीक, इससे क्या होगा, इससे किसानों के अपव्यय जो मतलब कि फिजूल खर्ची है वो भी कमी आएगी, फिर किसानों के पास उच्च इनकम भी आएगा। ठीक, और इस तरह से मतलब कि जो खेती रहेगी एक अच्छी खेती कहलाएगी और उसका विकास किया जाएगा। तो इसलिए इसको स्थापित किया जा रहा है। और फिर हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है अर्थात इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसके बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस तथा मनीला में, इसका मुख्यालय लाओस
बनोस में है। और फिर ये क्या करता है, ये एक गैर लाभकारी कृषि अनुसंधान केंद्र है। और साथ ही जो भारत में मतलब कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, और इसके टोटल मतलब कि 17 देशों में कार्यालय स्थापित किया गया है। और ये जो कार्य करता है, ये गरीबी, भूख को मिटाना, भूख को कम करना, और किसानों के जैसे कि उनके संदर्भ में शोध भी जैसे कि विभिन्न तरह की खेती वगैरह के शोध का कार्य करता है, चावल से संबंधित। तो ये काम करता है। और साथ ही ये जैसे कि चावल के संबंधित यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहले भी डिस्कस कर चुके कि उसके किस्मों को अच्छे तरह के नए नए किस्म चावल के विकास करने में महत्वपूर्ण सहायता करता है और उसमें शोध करते रहता है। तो ये रहा हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन इस संदर्भ में एक जो फिलहाल में जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्री राधा मोहन सिंह ने एक महापरिषद में जो इसकी दूसरी बैठक में भाग लिया था, उसकी अध्यक्षता की थी। इसकी राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि पशु डेयरी जो है पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है, और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए इसमें कार्य किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो पशुओं को शामिल किया गया है उसमें कुक्कुट जैसे कि मुर्गी, और फिर बकरी हो गया, भेड़, सुकर और जो भी भारवाही पशु है जो हमारे जैसे कि विभिन्न तरह के जो खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, जैसे डेयरी हो गया, मत्स्य, ये सभी से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत इन जो भारवाही पशु हैं जो हमारे लिए लाभदायक है उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। और उसके लिए विभिन्न जगहों पे क्या किया जाता है कि मतलब कि सेंटर स्थापित किए जाते हैं। और साथ ही ये है कि इसके बारे में हम लोग जान लें कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, यह हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये मतलब कि इसको स्थापित किया गया है, इस मिशन का प्रारंभ किया गया है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी 2014-15 में शुरुआत की गई थी। और इसका जो मुख्य जैसे विकास का इसके जैसे मिशन का जो मुख्य उद्देश्य कहा जाएगा, तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि सतत विकास को बढ़ावा देना पशुधन के क्षेत्र में। पशु से संबंधित हमारा जो विकास है, जैसे कि हम लोग खाद्य पदार्थों के लिए काफ़ी हद तक उस पर हम लोग निर्भर रहते हैं, तो उसको सक्षम बनाना और ज़्यादा सबके लिए उपलब्ध हो, इसके लिए कार्य करना। तो ये नाबार्ड के अंतर्गत, और ये जो संस्था मतलब कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, यह नाबार्ड जो है उस सब्सिडी इसके लिए देती है। और साथ ही ये जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके कि ये जो कुक्कुट है, बकरी, और साथ ही खरगोश हो गया, सुकर हो गया या सुअर हो गया, या फिर पीक जिसे कहेंगे, भैंस हो गया, उनसे संबंधित इसमें क्या किया जाता है कि देख रेख या फिर उनके बचाव हो गया, या फिर उनसे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वो सुरक्षित रहें और हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी वगैरह दे सके, तो इसके लिए ये कार्य करता है ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है। तो मुख्यतः हम लोग को ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है तो ये क्या है, तो ये जैसे कि हम लोग देख चुके विभिन्न भारवाही पशु हैं, इनसे संबंधित है, और उनके उससे संबंधित मतलब कि विभिन्न तरह के जो जैसे कि सब्सिडी वगैरह किसानों को दी जाती है ताकि उसका विकास करें, और फिर इस तरह से ये कार्य करता। और यहाँ पे लिखा नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि जैसे कि इसके लिए जो भी सहायता प्राप्त करेगा किसान कहाँ से कर सकता है, तो जैसे विभिन्न कमर्शियल बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, या फिर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत क्या होगा कि वो जाके ऋण वगैरह प्राप्त कर सकता है, लोन ले सकता है, और साथ ही इस संदर्भ में अपने पशुओं के से संबंधित जो भी है आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, और उच्च अपने उत्पादन को या फिर अपने इनकम को बढ़ा सकता है। तो ये इस तरह से ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम है। अब हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशन क्लीन मनी। तो ये है, इसके दूसरे चरण में क्या हुआ ये पता लगाया गया कि फिलहाल में जो है कि जो करदाता हैं जिन्होंने करदाता के बारे में पता चला है जिन्होंने 5.56
नए लोगों की पहचान की गई। और ये क्या किए हैं, नोटबंदी के दौरान, जब हम लोग जानते हैं नवंबर 2016 में नोटबंदी प्रारंभ हुआ था, उस संदर्भ में इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में अपनी रकम जमा की, नगद जमा करवाई थी। तो है कि ये जो ऑपरेशन क्लीन मनी है, तो ये भी इस पर भी कार्रवाई करेगा, मतलब पूछेगा कि आपके पास इतना इनकम कैसे आया। तो ये पता लगा है कि 5.56 लाख लोग, नए लोग हैं जिन्होंने इस ज़्यादा से ज़्यादा मोटी रकम जमा करवाए। साथ ही इसमें ये भी बताया कि 1.04 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने, जैसे कि वो एक ही बैंक की सूचना दी, अन्य बैंक, अदर बैंक के बारे में जो उन्होंने जमा कर रखा था खाते में पैसे, उसकी जानकारी नहीं दी। तो इस बात की भी फिलहाल में खुलासा हुआ है दूसरे चरण में। तो ये रहा। और हम लोग को ये जानना है कि ऑपरेशन क्लीन मनी है ये क्या है। तो ये जैसे कि इसको 16 मई 2017 में इसको शुभारंभ किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जैसे कि विभिन्न तरह के जो मतलब कि जानकारी हासिल की जाती है। अगर आप मतलब कि नोटबंदी के दौरान जो भी पैसे वगैरह जमा किए हैं, कहाँ से उनके पास इतने पैसे आए हैं, कितना उनका जैसे कर के हिसाब, जितना उनके इनकम है उसी हिसाब से उनके पैसे थे या नहीं, उससे ज़्यादा हैं क्या। तो ये इस संदर्भ में पूछताछ करती है और जानकारी इकट्ठा करती है। तो ये रहा हम लोग का ये ऑपरेशन क्लीन मनी। और इसके दूसरे चरण की बैठक हुई, तो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं नमामि गंगे कार्यक्रम। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के सफलता के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक समझौता किया है, एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य, जैसे कि जो भी सिविल, मतलब कि गंगा नदी में है विभिन्न तरह के सिविल लाइन बिछाए जाते हैं, मतलब, और फिर जैसे विभिन्न नल नाले वहाँ पे जाते हैं, और ये सब क्या होता है, उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया जाएगा कि इसमें कार्य किया जाएगा। और मतलब कि इस तरह से गंदगी ना भी फैले, इसलिए शौचालय वगैरह का निर्माण किया जाएगा। जो राजमिस्त्री हैं उनके कार्य भी इसमें दिए गए हैं। और अवशिष्ट संग्रहण, जैसे कि जो भी कूड़ा करकट है उसके संग्रहण के लिए कार्य किया जाएगा। इस संदर्भ में ये कार्य करेगा। और साथ ही इसमें जैसे कि 60 जिलों को इसमें केंद्र स्थापित किया जाएगा, नमामि गंगे कौशल केंद्र। तो जो नमामि गंगे कौशल केंद्र होगा, तो वो क्या करेगा कि जैसे गंगा के किनारे जो घाट फूल वगैरह होता है, पत्तियां होती हैं, नारियल, ये सब होते हैं, प्लास्टिक के थैले, वो सभी अपशिष्ट से जो अन्य सामग्री तैयार की जाएगी। तो ये नमामि गंगे कौशल केंद्र का मुख्य कार्य है। और इस तरह से क्या होगा कि इसके अलावा जैसे कि हम लोग ऊपर चर्चा किए कि सीवेज लाइन मतलब कि पाइप बिछाए जाएंगे, और नालों को वहाँ पे जो नलसाजी वहाँ पे जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नल वगैरह जो है वो सब रोक लगाए जाएंगे, उस संदर्भ में कार्य होगा। और घरों में शौचालय का निर्माण किया जाए ताकि सीवेज जो है गंदगी कम फैले। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये सभी कार्य हैं। और फिर है कि ये जो नमामि गंगे कौशल केंद्र है, ये सभी कार्य करेगा। साथ ही ये है कि अगर ये कार्य कितने वर्ष तक करता रहेगा, तो 3 साल तक ये अपना कार्य करता रहेगा। और साथ ही ये है कि इसके मतलब कि इसके आगे अगर कुछ काम है, अगर इसकी ज़रूरत है, तो अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो फिलहाल में ये याद रखना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो उसने नमामि गंगे कौशल केंद्र की स्थापना इसके अंतर्गत किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो ये है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा संचालित डिब्बों वाली पाइप डेमू ट्रेन। तो ऐसा मतलब कि ट्रेन अभी शुरुआत की गई है, जो क्या होगा, सौर से संचालित की जाएगी, सौर ऊर्जा से वो चलेगी। तो ये इसके जो 1600 HP की है। और साथ ही है कि इस डिब्बों में क्या होगा कि
पंखे हो गया या फिर कोई भी जो छत पे लगे, मतलब कि पंखे हो गया, जो भी हमारी सूचनाएं होती हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है, वो सभी सौर पैनल से उसकी कार्य किए जाएंगे। तो ये, और इसका जैसे कि विकास जो रहा, तो इसके विकास में जो भागीदारी दी हैं भारतीय रेलवे की कोच फैक्ट्री, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में है वही, और साथ ही भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। और जो ये है कि जो ट्रेन है, इससे मतलब कि अगर सौर ऊर्जा संचालित डिब्बों का निर्माण हुआ है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 21,000 लीटर बचत होगी। हर साल जो ट्रेन में जो डीजल खर्च होता है उतना बचत किया जाएगा, और इस तरह से 12 लाख प्रति वर्ष बचाया जा सकता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, और प्लस हम लोग ये भी देखें कि इस तरह से ट्रेन आ रही है तो काफ़ी ही अच्छी बात है। अब हम लोग देख रहे हैं जैसे कि इसमें हम लोग देखें कि जो है इसका विकास भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन, जो इसके सौर पैनल है उसके द्वारा, सौर पैनल का विकास इसके द्वारा IROAF के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि IROAF क्या है। तो IROAF ये क्या करता है, ये रेल मंत्रालय का एक ऐसी संस्था है जो क्या करता है कि जो ईंधन है, जैसे रेल में ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण से अनुकूल हो, उसके संदर्भ में कार्य करता है। और जैसे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा CNG, LNG इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा करता है, मतलब उसको उपयोग किया जाए है, उस तरह के ईंधन का उपयोग किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और प्रदूषण ना फैले, इसके लिए कार्य करता है। ठीक, तो ये हम लोग को, साथ ही ये है कि ये मतलब मुख्यतः इसका जो टारगेट है या इस संस्था का मुख्य कार्य यही है कि भारतीय रेलवे की मतलब कि कुल खर्च में कमी ला जाए, साथ साथ जो सतत विकास के को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उस तरह के इको फ्रेंडली जो ईंधन है उसका विकास करना। अब हम लोग देख रहे हैं ग्राहक संतुष्टि सूचकांक, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स सर्वे। तो ये सूचकांक में हम ये देख रहे हैं कि जो प्रथम स्थान आया है तो उसमें रायपुर एयरपोर्ट अर्थात स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे का स्थान प्रथम पे है, और फिर साथ ही उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो उदयपुर है, अमृतसर, फिर चौथा देहरादून है, इस तरह से सभी हैं। और टोटल इस सूचकांक में कितने हवाई अड्डे को शामिल किया गया था, 49 हवाई अड्डे को शामिल किया गया था। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा कि लगातार 2 साल तक ये जैसे कि पिछले 2-3 बार से जो अगर स्थिति देखी जाए तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे ही प्रथम स्थान में रहा है। तो ये जैसे कि ये कहाँ पे है, ये रायपुर हवाई अड्डे में है, और पहले इसका नाम जो था रायपुर हवाई अड्डे ही था। अब हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर सर्टिफिकेशन इंडेक्स क्या होता है। तो कंज्यूमर सर्टिफिकेशन इंडेक्स जो होता है ये मतलब कि भारतीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि उद्देश्यों में से एक है और जिसका मूल्यांकन AAI द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है। और ये क्या करता है कि जैसे कि विभिन्न तरह के परिवहन जो है यात्री उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, मतलब कि इस देख रेख करता है। जैसे कि विभिन्न हवाई अड्डे हैं तो वहाँ पे यात्री से संबंधित जो भी परिवहन सुविधा है या नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं, इन सभी को ध्यान में रख के इसकी रैंकिंग तय की जाती है। और फिलहाल में जो रैंकिंग तय की गई है जनवरी से जून तक के में अवधि को लिया गया है। इस अवधि में सबसे प्रथम स्थान पर जैसे हम लोग देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को लिया गया है। तो हम लोग ये देख लेंगे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है क्या है। तो ये हवाई अड्डा जो है ये नयापुर जो रायपुर और नया रायपुर के बीच में है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले रायपुर जो था छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, लेकिन अब फिलहाल में क्या हो गया, नया रायपुर हो गया। तो इन दोनों के बीच में स्थित है। और फिर ये भी कह सकते हैं कि इसके काफ़ी ये जैसे व्यस्तम हवाई अड्डे जो भारत में है उसमें ये भी शामिल है। और साथ में हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे कि जो इसका नाम बदला गया अर्थात स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रखा गया, ये कब रखा गया, ये 2012 में। इससे पहले क्या था, इससे पहले
रायपुर हवाई अड्डा था। ठीक, तो इसका नाम रखने के पीछे, जैसे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रखने के पीछे कारण ये था कि जो स्वामी विवेकानंद थे वहाँ पे 2 साल तक समय बिताए थे। कहाँ पे? ये हम रायपुर में। ठीक, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स क्या होता है, और फिर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के बारे में देख लीजिए। और इसके जैसे कि प्रथम कौन आया था, तो इसमें भी हम लोग देखें कि जो यही एयरपोर्ट है मतलब स्वामी विवेकानंद, तो वो प्रथम स्थान पे है। और इसमें जैसे कि सूचकांक के लिए जो आवश्यकताएं हैं, क्या क्या ध्यान दिया जाता है, परिवहन, यात्री सुविधा, साफ सफाई इत्यादि को। अब हम लोग देख रहे हैं भारत ने यूरोपीय संघ निवेश तंत्र की स्थापना की है, अर्थात इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म की स्थापना की है। तो ये किस लिए की है? निवेश को बढ़ावा देने के लिए, यूरोपीय निवेश को भारत में बढ़ावा देने के लिए भारत ने इसको स्थापित किया है। और फिर ये क्या कार्य करेगा, जैसे जो भी यूरोपीय संघ के अंतर्गत कंट्री आते हैं तो उनको वो भारत में निवेश करेंगे, तो इन्वेस्टर्स के जो उनके सुरक्षा होता है और उनके फैसिलिटी विभिन्न तरह के, ताकि उनको असुविधा ना हो, उस संदर्भ में इसकी स्थापना की गई है। और ये जैसे कि भारत जो EU है, अर्थात यूरोपीय जो यूनियन हैं, तो वो कंट्री भारत में जैसे व्यापारिक साझेदार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और जैसे कि वो पहला व्यापार साझेदार भी है। तो 2017 की स्थिति में ये देखी गई है कि वो 81.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, जिसके कारण ये सबसे बड़ा विदेशी निवेशक के रूप में स्थापित हुआ है यूरोपीय संघ। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि और ज़्यादा इन्वेस्ट हो उनके यूई के तरफ से, तो इसके लिए इस संघ की स्थापना की गई है। और इससे भारत में जैसे कि कंपनियां, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, तो वो भारत में स्थापित की गई हैं। तो उसमें जैसे 6000 तक कंपनियां जो हैं, तो उससे भारत के लोग काफ़ी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट देखा जाए या फिर इनडायरेक्ट। तो इसलिए इस मतलब कि इस तंत्र की काफ़ी मायने हैं स्थापना के। और इस तंत्र की स्थापना की बात की जाए कि ये तंत्र कैसे विकास किया, तो इसके 13वें यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में इसकी बात की गई थी, स्थापना की, जो 2016 ब्रुसेल्स में हुआ था। और ये तंत्र जो है किसके अंतर्गत कार्य करेगा, तो ये औद्योगिक और नीति और संवर्धन विभाग अर्थात दीप के अंतर्गत ये कार्य करेगा। और फिर ये दीप जो आता है, ये भी हम लोग को मंत्रालय को याद रखना है, मिनिस्ट्री को, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो SDG दूसरा देख रहे हैं, SDG सूचकांक, SDG इंडेक्स। तो इसमें भारत को जो स्थान मिला है 116वें, और ये 197 देश में टोटल हैं, उसमें 116वें स्थान पे इसको प्राप्त है। और इसमें है कि जो 17 SDG गोल्स तय किए गए हैं, उसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए इसको प्रदान किया जाता है। और इसमें जैसे पहला स्थान पे स्वीडन हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे, ये सभी कंट्री आ गए। और फिर अगर इस स्थिति में अमेरिका के देखा जाए तो 42वें स्थान पे है रसिया 62, और फिर जो रसिया 62, चाइना 71 स्थान पे है। तो यहाँ पे अगर टोटल कंक्लूजन निकाला जाए तो इसमें ये नहीं है कि जो आर्थिक रूप से विकसित बहुत कंट्री है तो SDG के विकास, SDG के संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें ये देखा गया जो छोटे कंट्री हैं और उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं कही जाएगी, तो वो SDG के संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे कि स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सभी कंट्री आगे, जबकि अमेरिका की स्थिति देख रहे हैं 42वें स्थान पे है। ठीक, तो ये देखा गया। अब हम लोग देख रहे हैं सशक्त विकास लक्ष्य अर्थात SDG के बारे में थोड़ा देख लें। तो ये जो लक्ष्य है 17 लक्ष्य इसके अंतर्गत तय किए गए हैं, और ये गैर बाध्यकारी, मतलब ये जैसे कि कोई भी कंट्री है अगर तो उस पर बाध्यकारी नहीं है, बल्कि वो अपने मन मुताबिक इसको लागू कर सकता है। और साथ ही है कि इसका जो लक्ष्य की समय सीमा है 2015 से 2030 तक है, और इसके अंतर्गत छोटे जो लक्ष्य हैं 169 छोटे लक्ष्य इसके अंतर्गत तय किए गए हैं, और मुख्यतः 17 है। और फिर ये जो है इसको मतलब कि इसका निर्णय लिया गया था 2015 में, संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समिति हुई थी US जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अंतर्गत, तो उसके देशों द्वारा इसको अपनाया जाएगा।
तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो गोल्स हैं, जैसे कि मतलब जो भी है, जो पॉवर्टी को हटाना है, भूख को कम करना, मतलब कि जो कुपोषण वगैरह है या भूख से लोग मर जाते हैं उसको कम करना, स्वास्थ्य को बेहतर करना है, एक एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार करना है, और फिर साथ ही समानता को लाना है, सबको प्योर वाटर मिले इसके भी इसमें बात की गई है, बिजली सबके पास पहुँचे तो, और फिर क्लाइमेट से संबंधित ये सभी इसके अंतर्गत 17 गोल्स के अंतर्गत बात की गई है, उसको पूरा करना है। और ये भी याद रखिएगा कि ये गैर बाध्यकारी है, मतलब इन लक्ष्यों को जो यूएस के कंट्री हैं, उसके सदस्य हैं, वो लागू कर सकते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। ठीक, तो इसकी समय सीमा भी 2015 से 2030 तक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं सरस्वती जो है भारतीय वैज्ञानिक आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर की खोज की गई है। तो ये एक मतलब कि सुपर क्लस्टर है, मतलब सुपर क्लस्टर्स के बारे में देखते हैं आगे। तो इसकी जो खोज की गई है, तो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जैसे IUCAA और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे के द्वारा इसकी खोज की गई है। आप इसके बारे में देख लें सुपर क्लस्टर के बारे में। तो सुपर क्लस्टर वो होता है विभिन्न जैसे कई आकाश गंगाओं ग्लेस्की के समूह को कहा जाता है। इसमें कई सारे मतलब कि हजारों आकाश गंगाएं समाहित होती हैं, और ये जैसे कि अगर पृथ्वी को देखा जाए, ये भी किसी आकाश गंगा या सिर्फ सुपर क्लस्टर का भाग है, तो ये लानिकेवा सुपर क्लस्टर का भाग है। तो इसमें मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि कई आकाशगंगाओं का ये और कई गैलेक्सी का ये समूह है। इसमें कई सूर्य जैसे तारे रहेंगे, ग्रह रहेंगे, तो उसके ये समूह के अंतर्गत आता है। और ये सरस्वती जो सुपर क्लस्टर की खोज की गई है, ये अभी तक ज्ञात जो क्लस्टर है वो सबसे बड़ी है और सबसे मतलब इसकी चमक भी सबसे ज़्यादा है। और जैसे कि अगर पृथ्वी से इसकी स्थिति मतलब मापी जाए, तो इसकी स्थिति 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, और इसके अंतर्गत 43 आकाशगंगाएं आती हैं, जिनमें कि अरबों सितारे, ग्रह, अन्य गैस इत्यादि इसमें समाहित है। ठीक, तो ये हम लोग देख चुके हैं सुपर क्लस्टर क्या होता है, और फिर वर्तमान में सरस्वती सुपर क्लस्टर की खोज की गई है, तो उसके बारे में हम देख लिए। अब है कि राष्ट्रपति जो है उन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक बहिष्कार विधेयक को मंजूरी दी। तो सामाजिक बहिष्कार जो है ये इसको मंजूरी दी गई है, और ये जैसे कि इस तरह के जो विधेयक लाने वाला महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है, जो जैसे कि सामाजिक स्थिति से अगर बहिष्कृत किया जाएगा उसके लिए यह सजा दे सकता है। तो ये बहिष्कार होगा धार्मिक अंतर्गत या जो जाति के अंतर्गत होता है, जीवन शैली, पोशाक, पैसा इत्यादि संदर्भ में अगर कोई भी सामाजिक बहिष्कार करता है, तो वो इस स्थिति में वो अपराधी होगा और उसको सजा मिल सकती है। तो वो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि उस व्यक्ति को अधिकतम जो सजा मिलेगी 3 साल तक, और 1 लाख रुपया जुर्माना इसके अंतर्गत आएगा। और जैसे कि कोई भी अगर बहिष्कार से मतलब प्रताड़ित है, उससे पीड़ित है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि पुलिस से शिकायत दर्ज कर सकता है, या सीधे मजिस्ट्रेट के से शिकायत दर्ज कर सकता है। और ऐसे मामलों का निपटारा जो होगा 6 महीने के अंतर्गत होगा, 6 महीने में मतलब पूरा कर लिया जाएगा। तो ये मतलब याद रखना है कि जो सामाजिक बहिष्कार विधेयक है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा लाया गया, उसको मंजूरी भी प्रदान की गई है, तो महाराष्ट्र के द्वारा इसको लाया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं एनालिटिकल एंड रिस्क मैनेजमेंट DGARM। तो ये जो है ये जो मतलब कर की चोरी करते हैं उनके लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, एक खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शाखा के रूप में इसको स्थापित किया गया है। और ये क्या किसके अंतर्गत कार्य करेगा कि यह केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत कार्य करेगा, और विभिन्न तरह के डाटा को ये उस तक पहुंचाएगा। तो इसकी जो स्थापना की गई है 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई है। और फिर ये GST से संबंधित जो भी मामले हैं उससे संबंधित कर वगैरह देखना, मतलब कि चोरी ना कर सके और फिर सभी लोग अपना बेहतर तरीके से कर का भुगतान करें, तो इसके लिए इसको स्थापित किया
किया गया है। और ये जो जैसे कि हम लोग देखें केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क या सीबीएसई जो है उसके वो क्या करेगा कि अपना रिपोर्ट प्रतिवर्ष देगा और उसके अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट प्रतिवर्ष देगा। तो ये रहा एनालिटिकल एंड रिस्क मैनेजमेंट DGARM। तो ये इसकी जो स्थापना जैसे हम लोग देख रहे हैं 1 जुलाई 2017 को, और ये जो जीएसटी है उस संदर्भ में कार्य करेगा और जो कर से चोरी करते हैं उनके लिए खुफिया एजेंसी के रूप में काम करेगा, उनकी जानकारी वगैरह इकट्ठा करेगा और फिर सीबीएसई बोर्ड तक पहुंचाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं पंजाब में पहली TIAC जो स्थापित की गई है। तो ये क्या है, तो ये नवाचार केंद्र, मतलब कि जैसे इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसकी स्थापना जो की गई है द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, अर्थात दीप जो वाणिज्यिक मंत्रालय मतलब कमर्शियल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। और फिर ये इसको कहाँ पे स्थापित किया है, पंजाब में। तो ये क्या कार्य करेगा, ये विभिन्न तरह से जैसे कि जैसे कि हम लोग का जो राइट होता है, कॉपीराइट होता है, उस संदर्भ में जागरूकता लाने के लिए यह कार्य करेगा। और ये जैसे कि कार्य इसको स्थापित किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात विपो के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया। और इसका जैसे कि हम लोग देख चुके कि जो नवाचार जैसे कि है और विभिन्न तरह के हमारे जो मतलब कि कॉपीराइट से संबंधित जो भी है बढ़ावा देने के लिए, चाहे साइंस हो गया, संस्कृति हो गया, या फिर मतलब कि चिकित्सा वगैरह, किसी भी क्षेत्र में कॉपीराइट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और सभी अपना कॉपीराइट को सुरक्षित रख सकें, तो ये इसकी स्थापना की गई। तो कहाँ की गई है, तो ये पंजाब में, और इसकी पहली जो शाखा है उसको स्थापित किया गया है। अब हम लोग देख रहे हैं जो CAC ने अर्थात आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जो है इस साकेत से संबंधित जो कनेक्टिविटी है उसको अर्थात रोड का विकास करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। इसका नाम है ट्रांस2। तो ये कहाँ पे है, ये NH-39 पे है और फिर 65 किलोमीटर इम्फाल मोरिया धारों के बीच इसको बनाया जाएगा। और ये जैसे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी थाईलैंड मलेशिया के बीच, इसको मतलब कि इससे हमारा संपर्क बढ़ेगा, अर्थात हमारे ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से संपर्क इससे बढ़ेगा। और ये किसके अंतर्गत कार्य करेगा, साकेत के अंतर्गत कार्य करेगा। एक जैसे कि यह एक सब रीजनल मतलब प्रोग्राम है, जैसे कि क्षेत्रीय प्रोग्राम है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत इसके अंतर्गत आते हैं, इस साकेत के अंतर्गत आते हैं। उनके उस संदर्भ में जो कनेक्टिविटी है उनके बढ़े और फिर व्यापार व्यवसाय अच्छे तरीके से हो, क्षेत्रीय विकास हो। तो इसके लिए ये मतलब कि इस रोड का विकास किया जा रहा है और मुख्यतः इसका साकेत के अंतर्गत इसको विकास किया जा रहा है। और फिर इसका जैसे कि मतलब साकेत जो रोड है, कनेक्टिविटी है, तो ये सभी जैसे कि जो इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, तो उसके अंतर्गत इसको मतलब कि स्थापित करने की बात की गई है। तो फिलहाल में तो जो इम्फाल है अर्थात मणिपुर है, वहाँ से मंजूरी प्रदान की गई NH-39 के अंतर्गत उसका इम्फाल मोरे धारो जो कनेक्टिविटी रोड है उसको मतलब उसको विकास किया जाएगा, उसको चौड़ा किया जाएगा। तो इसके लिए फ़िलहाल मंजूरी प्रदान की गई है। तो हम लोग को साकेत भी याद रखना है, कनेक्टिविटी किस तरह की है इसको भी याद करना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और बांग्लादेश के बीच ज्वाइंट इंटरप्रेटिव नोट्स अर्थात जिनके लिए समझौता किया है। तो ये क्या है, ये क्या करेगा कि जैसे कि भारत में वो इस तरह के समझौते होने से जैसे कि भारत जो है फिलहाल में जो बांग्लादेश है उससे द्विपक्षीय वार्ता है, तो द्विपक्षीय वार्ता होने के बावजूद भी इसको स्थापित किया गया है।
तो पहले ये जान लीजिए कि द्विपक्षीय वार्ता क्या है। तो द्विपक्षीय वार्ता में व्यापारिक वार्ता है, तो उसके अंतर्गत जो निवेश किया जाता है, दोनों देशों में निवेश किया जाता है, व्यापार किया जाता है, तो उससे क्या होगा कि उसके अंतर्गत इन्वेस्टर को या फिर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ताकि किसी भी अधिकारियों का संरक्षण किया जाए और उनके जैसे कि अगर कोई उनके खिलाफ नाइंसाफ़ी होती है उस संदर्भ में उसको मतलब कि इस जो ये से जो वार्ता है उसके तहत उनको न्याय मिल सके। लेकिन उसके अलावा भी फिलहाल में जो है बांग्लादेश के से ये जो वार्ता है द्विपक्षीय निवेश संधि के भी मतलब विवाद बढ़ते जा रहे हैं। इससे भी फिलहाल में ये पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस जिन जो JIN है इसके इस तरह के नोट्स साइन किए गए। अब है कि निवेशक जो है उसमें और पारदर्शिता आएगी और मजबूती आएगी और इससे निवेशक के अधिकारों का ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो दोनों देशों में जो भी जैसे अगर बांग्लादेश से भारत में आते हैं या भारत से बांग्लादेश में जाते हैं तो उनको कोई अगर असुविधा हुई तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब है कि सिंथेटिक मंजा या फिर नालन। तो फिलहाल में जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल NGT जिसे कहते हैं, उन्होंने इस पे रोक लगा दिया गया है। जो चाइना का मंजा आता है जिसपे कि मतलब पतंग, जिससे कि बहुत लोग पतंग उड़ाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि बहुत खतरे हो जाते हैं। तो इसलिए लोग फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल द्वारा याचिका दायर की गई। फिर अन्य लोगों द्वारा भी इसके संदर्भ में याचिका दायर की गई थी कि इससे मतलब कि इस पर रोक लगाया जाए। तो इसलिए NGT ने इस पर रोक लगा दिया है और फिलहाल में जैसे कि इसके बिक्री, भंडारण या खरीद पे बिल्कुल रोक लगा दिया गया। तो ये भी NGT के बारे में देख लिए। और फिर ये इसने सिंथेटिक मांझा है जो चाइना से आता है, उस पर ये नायलॉन का बना होता है, तो उस पर रोक लगा दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में थोड़ा देख रहे हैं। NGT के बारे में भी पढ़े। तो ये इसको स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और फिर ये 2010 में मतलब कि ये 2010 से ये क्या कर रहा है कि पर्यावरण संबंधित जो भी अधिकारों, कानूनों के संरक्षण के संदर्भ में कार्य कर रहा है। प्राकृतिक संसाधन को अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से मतलब कि उसका प्रयोग किया जा सके, इसके लिए इसमें कार्य किया जा रहा है। और फिर जैसे कि अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी बात हो तो वो इस अधिकरण ट्रिब्यूनल में दायर किया जा सकता है और फिर इस संदर्भ में जो सुनवाई होगी तो वो 6 महीने के अंदर निपटारा किया जाएगा। और इसके जो NGT के कार्यालय हैं वो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसका कार्यालय है और जो प्रमुख है, मुख्यालय है, वो नई दिल्ली में है। तो NGT के बारे में मुख्यतः यही याद रखना है कि इसको किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत इसको लाया गया है और पर्यावरण संरक्षण या फिर प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके, इस संदर्भ में ये कार्य करता है। अब देख रहे हैं कि NGT ने एक और मतलब कि अपना एक घोषणा की है, गंगा के किनारे नो डेवलपमेंट जोन की घोषणा की है। तो ये क्या है, तो ये ऐसा जोन है जो हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बीच, इसको 100 मीटर की दूरी पे नो डेवलपमेंट जोन, यानी वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य नहीं होंगे, कोई भी मतलब कि बिल्कुल प्रतिबंध किया गया है। और साथ ही यह है कि उसके गंगा के किनारे 500 मीटर की दूरी तक कोई भी डंपिंग मतलब कि कचरा वहाँ पे फेंक नहीं सकता, वहाँ पे डाल नहीं सकता है, इसका भी इसके अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई अगर ऐसा करता है, वहाँ पे कचरा डालता है, तो फिर 50,000 जुर्माने उस पर लगेंगे। तो यह एक स्ट्रिक्ट डिसीजन है NGT का। और फिर ये जैसे कि 2 साल तक जो यहाँ पे साफ़ सफाई इसके अंतर्गत किया जाएगा। जो गंगा हैं वहाँ के जैसे कि वहाँ पे सीवेज नहीं जाए और विभिन्न तरह की नालियाँ नहीं जाए, जो कल कारखाने हैं इस संदर्भ से इसके अंतर्गत जो नालियाँ बहती हैं उस पर भी मतलब कि उसके साफ़ सफाई या फिर
उसको बेहतर प्रबंधन के लिए इसके अंदर कार्य किया जाएगा। और जो अंधाधुंध वहाँ पे नालियाँ खोल दी जाती हैं वहाँ नदी में, तो उसे भी इस पे रोक लगाने की बात की गई है। और फिलहाल में जो इसने ये भी कहा है कि जो उत्तर प्रदेश से 6 सप्ताह के अंदर जो कानपुर है और जाजमऊ से उन्नाव के बीच चमड़े के जो उद्योग हैं उसको भी दूसरी जगह स्थापित करने की बात की गई है, एनजीटी द्वारा आदेश दिया गया है। तो ये हमारा नो डेवलपमेंट जोन हो गया। तो इसमें मुख्यतः ये याद रखना है कि नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया जाता है वो 100 मीटर की दूरी पे, अर्थात जो नदी है उसके 100 मीटर की दूरी पे उसका मतलब कि प्रतिबंध रहता है कोई भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य करने के लिए। और फिर इसमें ये भी है कि 500 मीटर तक कोई भी मतलब कि कचरे के संबंधित वहाँ पे फेंक नहीं सकता, इसमें भी ये दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखिए सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसको हम लोग देख लिए, जिसको पीआईबी और अदर्स न्यूज़पेपर्स के से उसको मतलब कि कलेक्ट किया गया था और इम्पोर्टेंस इसमें डाला गया था। और अगर ये आप इससे संतुष्ट हों या फिर अगर कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तुरंत अपडेट मिले। और फिर लाइक भी कीजिए जिससे कि समझ पता चले कि मतलब कि कितना आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो इससे अच्छा जैसे कि एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा हमें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।